अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके हाजिर हुई हूँ शीबा का चौथा और आखिरी हिस्सा। अरे तू अंदर मत जा बेटा, मैं हूँ यहाँ, तो बस इन लोगों को जल्दी से बुला कर ले आ। उन्होंने सराज से जसपाल को रोका तो उसने शीबा समेत सरपंच के घर की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद बाबा समेत गांव के कई अफराद रस्सियों में जकड़ी रेखा के सामने मौजूद थे। इस वक्त रेखा खूबरू हसीना नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल लग रही थी। आंखें सुर्ख, बिखरे हुए बाल और गज़बनाक आवाज़। वो दर्दीदा दहन होकर फ़खराफ़ात बक रही थी और भयानक कहके भी लगा रही थी। वो किसी गैर मरई मखलूक के ज़ेर असर थी। नंदनी मौसी का रो रो के बुरा हाल था। औरतें उन्हें बामुश्किल संभाल रही थी। बाबा ने रेखा पे कुछ पढ़ के फूका तो वो बतरा गई। ज़िंदगी अजीज़ है तो दफ़ा हो जाए यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी राह में रुकावट बनेगा तो अपनी जान से जाएगा। तेरी नस्ल ख़त्म कर दूँगा मैं, बाहर खाने वाले लहजे में धमकियाँ देती कर्क मर्दाना आवाज़ यकीनन रेखा की नहीं थी। वहाँ मौजूद कमज़ोर ख़वातीन और मर्द काँप के रह गए। वो बाबा के काबू से बाहर थी। उन्होंने वहाँ से हटना मुनासिब समझा और नंदिनी मौसी को तसल्ली देकर वो सरपंच जी से इस आफत से छुटकारे के मुतालिक सलाह मशवरा करने लगे। जसपाल ने शीबा को नंदिनी मौसी के घर के बाहर बांध दिया था। जाने किसने इसकी जंजीर खोल दी और शीबा आज़ाद होते ही घर में घुस आया। वो रेखा के सामने जाके ज़ोरदार आवाज़ में भौंकने लगा। रेखा हिज़यानी लहजे में चीखी। वो बेहद घबराई हुई रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दरअसल इसमें मौजूद आसेब शीबा की वजह से दहशत ज़दा हो गया था। इसका दिल चीखों की वजह से कई लोग खौफज़दा होकर दूर हट गए थे। जसपाल ने शीबा को वहाँ से ले जाने की कोशिश की मगर इसे हिला तक नहीं पाया। यहाँ तक कि रेखा बेहोश हो गई और शीबा आज खुद पुरसुकून हो गए कमरे से बाहर आ गया। जब तक रेखा बेहोश रही हर कोई वहाँ मौजूद रहा। ज़्यादातर लोग शीबा को बुरा भला कह रहे थे। इसकी वहशाना हरकतें उन्हें गिरा गुजरी थी। लेकिन जब रेखा होश में आई तो इसमें कोई आसेब नहीं था। वो बिल्कुल ठीक थी। वो मखलूक जो मेरे बाबा को धमकियां देकर सरकशी का इजहार कर रही थी, इसे शीबा ने डरा के भगा दिया था। जसपाल ने शीबा को चिमकारते हुए इन लोगों की तरफ गौर कर देखा जो कुछ देर पहले शीबा को लानत मलामत कर रहे थे। अब वो लोग नादिम होकर सर झुकाए खड़े थे। नंदिनी मौसी ने रेखा की रस्सियाँ सराज से खोल के इसे सीने से लगा लिया और शीबा की बहादुरी का किस्सा भी सुनाया। रेखा डरी सहमी सी फासले पे खड़े शीबा को घूरती रही। शाम को तमाम हजरात मस्जिद के बाहर चरपाइयों पर बैठे शीबा की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। सरपंच जी बोले, शीबा हमारी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बन चुका है, पिंड के अच्छे बनकर आया है जी। बड़े ख़तरनाक काम भी आसानी से कर जाता है। इसकी मेहरबानियाँ का तो हम बदला भी नहीं चुका सकते। खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है जी। वो निहायत पुरमसरत लहजे में बोल रहे थे। सभी ने इत्तिफाक के राय की। सरपंच ने मज़ीद कहा, गीता बहन ने पैगाम भेजा है कि वो अगले महीने अपने लखवीर यंदर का बिया तजपाल जी की बेटी रतन बेटिया के साथ करना चाहती है। आप क्या कहते हो? इनका रुख तजपाल की तरफ था। जैसा आप आज ठीक समझो, तजपाल ने लापरवाही से कहा। चलो जी, ये तो तय हो गया। अब एक और खुशखबरी भी सुना दूं। सरपंच जी ने मायनी खेस मुस्कुरा कर मोहिंदर की तरफ देखा। वो मुतवज्जे और लोग काका भी होठों पे मुस्कान सजाए इसी को देख रहे थे। मैंने सोचा है अगले महीने एक नहीं 2 बल्कि 3 बिया होने चाहिए। मतलब ये कि लखवीर के साथ ही मैं अपने मोहिंदर और जसपाल के फ़राइज़ से भी सुबुकदोश हो जाऊंगा। इनकी बात सुन के जसपाल और मोहिंदर चौंक गए। मोहिंदर के दिमाग में इस वक्त एक ही बात थी, वो थी खुदकुशी। इसकी निस्बत कहीं तय की भी है या आइंदा? बाबा बोले, कर ली है जी, कर ली है। मोहिंदर के लिए मैंने आलोक जी की रुकमनी मांग ली है, ये रजामंदी है। उन्होंने कहा तो मोहिंदर खिल उठा। पर जसपाल का भी फैसला होगा। तजपाल जी, आपको जसपाल के लिए नंदिनी बहन की रेखा मंजूर है?
क्या रेखा? तेजपाल के चौंकने पर खुशी से सरशार जसपाल का दिल डूबने लगा। हाँ जी रेखा, क्या आपकी मर्जी कुछ और है? सरपंच जी परेशान होने लगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप जसपाल से पूछ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तेजपाल ने फौरन खुद पे काबू पाया तो जसपाल डानाडोल होने लगा। बोल पुत्र, क्या कहता है? सरपंच जी ने जसपाल से पूछा। जी मुझे मंजूर है। इसने बड़ी मुश्किल से ये जुमला अदा किया तो वहाँ पर मुबारक सलामत की सदाएं बुलंद होने लगी। पुरमसरत माहौल में देर तक खुशगवार गुफ्तगू चलती रही। तभी लखविंदर घबराया हुआ सा दौड़ता हुआ आया और रुककर पहले तरतीब सांसों को बहाल करने लगा। जी सरपंच जी, वो इसने बमुश्किल कहा। वो आपके घर एक औरत आई है, वो कहती है इसका नाम मंजीत है और वो जसपाल की माँ है। इसके शिकस्ता जुमले ने गोया वहाँ धमाका कर दिया। मंजीत पर जाई? सरपंच जी बेयकीनी के आलम में बोले। हाँ सरपंच जी, मुझे नंदिनी मौसी ने भेजा है। वो आपके घर में इस औरत के साथ ही बैठी हैं। इसने इस औरत को पहचान लिया। आप जल्दी चलो। आपके इसकी बार लखवीर की बात सुन के कोई रुका नहीं। सभी बेदुरेक सरपंच जी के साथ सुबुक रफ्तारी से चल दिए। सिवाय तेजपाल के इसका रंग फक हो चुका था। इसकी जिल्लत और सफाकी का भेद खुलने के लिए 16 बरस बाद तूफान आ गया था। इसकी छूटी शराफत का लिबादा गिराने के लिए और जिल्लत से हमकिनार करने के लिए कुदरत ने मंजीत को भेज दिया था। वो वहीं बैठा खौफ और वहशत में मुब्तला अपने बचाव की तरकीबें सोच रहा था। क्या सोचा था इसने कि मुझे खून में लथपथ दरख्त से बंधा छोड़ जाएगा तो मैं मर जाऊंगी? नहीं, ज़िंदगी और मौत का फैसला इंसान नहीं कर सकता। इंसान कत्ल कर सकता है पर मौत नहीं दे सकता। मंजीत ने गांव वालों को सारा वाक़या सुना दिया। हर कोई इंगशबदान होकर है बेयकीनी से मंजीत को देख रहा था। समझ में नहीं आती परजाई जी के तेजपाल भला ऐसा कैसे कर सकता है? इसके इस रूप के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते थे। सरपंच जी की परेशानी पर शिकने नमूदार होने लगी। मंजीत ज़रूर सच बोल रही है सरपंच जी। तेजपाल दरिंदा सिफत इंसान रहा है, औरत को तो वो खिलौना समझता है। हम सबको इसकी हकीकत मालूम थी पर हम खामोश रहे। जानकी आगे बढ़ी। मुझे पहले पता चलता तो मैं इसी वक्त इसका हिसाब बेबाक कर देता। खैर, अब भी इंसाफ ज़रूर होगा। उन्होंने पुरसोच लहजे में कहकर देवधर को पुकारा। देवधर, लड़कों को भी भेज कर तेजपाल के पकड़ाओ। मुझे समझ आ गई है कि वह यहाँ क्यों नहीं आया। जी सरपंच जी, धर्मेंद्र ने हुक्म की तामील करते हुए लड़कों को रवाना किए, लेकिन जसपाल मुहतरिक सा वहीं खड़ा अपनी माँ को देखता रहा। ये आपका जसपाल है परजाई जी। रूपचंद ने माहौल को खुशगवार बनाने की खातिर जसपाल की तरफ इशारा किया तो मंजीत जज्बात में मगलूब होकर उठी और जिस सीने से लगा लिया। वो जसपाल को देखकर जिस कदर खुश हुई थी, इतनी ही परेशान, क्योंकि इसे अपनी औलाद के सामने एक और कठिन सच लाना था। ये तो बताओ परजाई जी, आपकी जान बची कैसे? सरपंच जी ने पूछा। मैं वहीं दरख्त के साथ बेहोश बंदी हुई थी कि अचानक एक बूढ़ा शिकारी अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजरा और मुझे देखते ही फ़ौरन मुझे खोल के अपने पिंड ले गया। मैं 2 दिन बेहोश रही। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची और जब मैं होश में आई तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मेरी याददाश्त सर पे चोट लगने से जा चुकी थी। इन लोगों ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मेरी ज़बान पे नंदिनी का नाम था। वो लोग समझे कि मैं हिंदू हूँ और मेरा नाम नंदिनी है। वक्त गुजरता रहा मगर मुझे कुछ याद ना आया। फिर इतना कह के मंजीत झिझक कर खामोश हो गई। फिर क्या हुआ परजाई जी? सरपंच जी ने बेचैनी से पूछा तो मंजीत अजीब सी कैफियत में अपने करीब बैठे शख्स को फिर जसपाल को देखने लगी। फिर जब उन्होंने देखा कि मुझे कुछ याद नहीं तो उन लोगों ने मुझे अपने पिंड ही में हमेशा के लिए रखने का फैसला कर लिया और मेरे रिश्तेदारों की तलाश रोक दी। वो लोग समझ रहे थे मेरा बिया नहीं हुआ है। बूढ़े शिकारी ने अपने पुत्र शंकर के साथ मेरा बिया कर दिया। मंजीत सर झुका गई। मैं ही शंकर हूँ। पास बैठा शख्स फौरन बोला, और ये मेरी नंदिनी का
मतलब मंजीत का बेटा है। इसने गोद में बैठे छोटे से बच्चे की तरफ इशारा किया। जसपाल समेत सभी फटी फटी आंखों से बच्चे को देखने लगे। मंजीत सच बचा चुकी थी। फिर वो फैसला कुन लहजे में बोली, अब शंकर ही मेरा खामिंद है और इस दरिंदे तेजपाल से मेरा कोई वास्ता नहीं। आज 16 साल बाद मुझे सब कुछ याद आ गया तो मैं अपने बच्चों से मिलने और तेजपाल को इसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आ गई हूँ। वो दर्जीदा नज़रों से जसपाल को देखने लगी जो उलझा उलझा दिखाई दे रहा था। सरपंच जी, तेजपाल का काम पूरा पिंड में नहीं है। वो शायद फरार हो चुका है। लड़के लौट आए और फौरन खबर दी। क्या ओ जी बचकर जाएगा किधर? बूढ़ा आदमी से पकड़ा जाएगा। सरपंच जी को गुस्सा तो बहुत आया मगर उन्होंने काबू पाकर मंजीत को तसल्ली दी। इसी पल रतन और रेखा भी वहां पहुंची। मंजीत को बताया गया कि ये रतन है तो वो बेख्तियार अपनी बेटी से लिपट गई। और ये आपकी होने वाली बहू रेखा। सरपंच जी मुस्कुरा के बोले तो मंजीत को अचानक बहुत कुछ याद आ गया। कौन सी रेखा? नंदिनी की बेटी और मेरी होने वाली बहू। मंजीत ने दीदे फाड़ के शर्माई हुई परी शुमाइल रेखा को घूरा। हाँ, ये मेरी रेखा है दीदी, नंदिनी ने खुशदिली से बोली। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है सरपंच जी। मंजीत उलझने लगी। अकेले में ऐसी क्या बात है जो आप सबके सामने नहीं बता सकती? सरपंच जी बोले। सब कुछ ही तो बता दिया है आपने, मगर ये बात मैं आप सबके सामने नहीं बोल सकती। मैंने नंदिनी से वादा किया है। मंजीत हिंजो मुस्तरिब थी। मैं समझ गई दीदी कि तुम क्या कहना चाहती हो। नंदिनी वादे की बात सुन के मंजीत के दिल की बात जान गई। अब तुमने इरादा कर ही लिया है तो सबके सामने बोल दो। इतना कह के नंदिनी ने रतन को इशारा किया कि वो रेखा को वहाँ से ले जाए। इन दोनों के जाने के बाद भी मंजीत खामोश रही। बोलो ना दीदी, बोल दो कि तुम रेखा को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। क्योंकि वो नंदिनी इससे आगे ना बोल पाई, जबकि जसपाल की धड़कनें तेज़ होने लगी। जिद ना कर नंदिनी, मुझसे नहीं बोला जाएगा। मंजीत ने भी उज़र पेश किया। तो ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ सबके सामने। मैं जसपाल को अंधेरे में नहीं रखना चाहती। इसे वैसे भी मैं ब्याह से पहले आगाह करने वाली थी कि रेखा मेरी नाजायज़ बेटी है। सच बता के नंदिनी का चेहरा बुझ सा गया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरत के समंदर में डूब गए। ये क्या बोल रही हो? सरपंच जी को जैसे यकीन ना आया। ये सच है सरपंच जी, नंदिनी ने इतना कह के अपने साथ होने वाली ज़्यादती का किस्सा सबके सामने सुना दिया। रेखा को इस बात से बेखबर रखा गया कि वो नाजायज़ है, पर इससे इत्तला मिल चुकी थी कि इसकी शादी जसपाल के साथ नहीं हो सकती। इस रिश्ते से इनकार ना तो मंजीत ने किया, ना ही जसपाल ने। इनकार करने वाली खुद नंदिनी थी। इसको मंजीत का उलझ का हामी भर लेना मुनासिब नहीं लगा। वो चाहती थी कि मंजीत दिल से रेखा को अपनी बहू तस्लीम करे। मंजीत के चेहरे पे इत्मीनान के तासुर ना देख के नंदिनी ने गिरफ्तार होकर कह ही दिया, कह दो ये रिश्ता नहीं होने दोगी? जसपाल ने बेचैनी से वजह पूछी तो नंदिनी ने दो टोक लहजे में कहा, दीदी लाख कहें से रिश्ता मंजूर है, मगर मैं जानती हूँ वो एक फरंगी की बेटी को दिल से नहीं अपना सकती। जिस दिन वो मुतमईन हो जाएंगी मैं रेखा इसे दे दूंगी। मुझे मंजूर है। नंदिनी, तू क्यों सूद कर रही है? मंजीत मिनमिनाई, मगर दिल से मंजूर नहीं। जिस दिन मुझे यकीन हो गया इस दिन मैं भी मान जाऊंगी। नंदिनी उठ के चली गई। इसकी बात दुरुस्त थी। मंजीत ने सिर्फ जसपाल की खुशी की खातिर रजामंदी का इजहार किया था। दर हकीकत वो मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं थी। जसपाल नहीं समझ पा रहा था आखिर वो क्या करे, और यही हाल रेखा का भी था। इसने नंदिनी से गिड़गिड़ा के मान जाने के लिए कई बार कहा, नहीं रेखा, जसपाल का ख्याल दिल से निकाल दे। अगर मंजीत राज़ी होती है तो वो मेरा राज खोलने का जिक्र क्यों करती? क्या ज़रूरत थी इसे? मैंने खफा होकर अपना राज खुद ही फाश कर दिया इसे बताने के लिए कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। नंदिनी का दिल टूट चुका था। तुम किस राज की बात कर रही हो? आई रेखा चौंक उठी। बस कुछ नहीं, हमारी आपस की बात है, कुछ ख़ास नहीं। तू छोड़ और जसपाल को भूल जा। वो बात छुपा के कमरे में चली गई। 2 दिन गुजर गए।
रेखा और जसपाल दोनों ही मगमूल थे, उन्हें मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। जसपाल की मोहब्बतों की मजनू की सी हालत थी। वो बेचैन और बेकरार सा होके नंदिनी के घर के चक्कर काटता रहा। कभी कभार दस्तक भी दे देता, पर इसका नाम सुन के नंदिनी दरवाज़ा न खोलती। एक रात नंदिनी सो रही थी, तब रेखा चुपके से उठी और जसपाल से मिलना चाहती थी। डरते डरते घर से निकली। अंधेरे में इसकी जान जाती थी। वो दिल के हाथों मजबूर थी। इसका रुख जसपाल के घर की जानिब था। दूर से ही से जसपाल के घर के बाहर 2 साए नजर आए। वो ठिठक के रुक गए। एक साया दूसरे साए को घसीटता हुआ कहीं ले जा रहा था। इसे किसी अनजाने खतरा का एहसास हुआ। वो बिला इरादा ही इसकी तरफ चुपके बढ़ने लगी। मकानात का सिलसिला ख़त्म होने के बाद आखिर में गीता काकी का बाड़ा था, जिसके हक्म में पहला खेत था। वो मोहतरिक साया दूसरे साए को खींचता हुआ खेत की तरफ ले जा रहा था। रात को किसी की इस तरफ आमद मुतवक्का नहीं थी। रेखा इसी तरफ चली जाती तो इनके आगे जाहिर हो जाती, इसलिए खौफ व मद होने के बावजूद इसने जहानत का मुजाहिरा किया और बाड़े में दाखिल होकर 5 फीट की दीवार की आड़ से खेत की तरफ देखने लगी। वो चौंक गई। चांद की रोशनी में इस दोनों को पहचान लिया। वो तेजपाल था, जो हाथ में बंदूक पकड़े पैरों में बेबस पड़ी मंजीत को गलीज गालियां दे रहा था। मंजीत के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। वो वहशतज़दा सी तेजपाल के सामने बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। रेखा समझ नहीं पा रही थी इसे क्या करना चाहिए। वो खुद तो तेजपाल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर मदद के लिए गांव वालों को बुलाने जाती तो तब तक तेजपाल मंजीत को गोली का निशाना बना सकता था। वक्त बहुत कम था। शश व पंज में मुब्तला रेखा के जहन में ख्याल कूंदा। वो जिस जगह खड़ी थी वहीं शीबा का कमरा था। इसने सोचा शीबा की मदद से मंजीत मौसी को बचाया जा सकता है, पर वो शीबा से डरती थी। वो तमाम तर हिम्मतें यकजा करके शीबा के कमरे में दाखिल हुई कि फ़िलहाल इसके पास डरने की भी मोहलत ना थी। से देखते ही शीबा खड़ा हो गया। वो घबरा के 2 कदम पीछे हट गई। से याद आया कि जसपाल को शीबा पर कामिल एतमाद है। वो जसपाल के भरोसे पे भरोसा करती झिझकते हुए आगे बढ़ी। शीबा ने कोई हरकत ना की। इसका हौसला बढ़ा और कपकपाते हाथों से इसकी जंजीर खोलने लगी। लरसते हाथों से इसकी जंजीर पकड़ के खींचते हुए वो शीबा को कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी, शीबा, तेरे जसपाल की माँ की जान खतरे में, इनको बचा ले। शीबा, आजा मेरे साथ। वो शीबा को बाड़े से बाहर ले आई। शीबा इसकी ज़बान नहीं समझता था, मगर बला का ज़हीन और रम्ज़ शनास था। इससे भी ख़तरे का शायद एहसास हो गया था। वो रेखा के साथ खेत तक आ गया। सामने का मंजर देख कर शीबा को अपनी मालकिन अज़ाबिला फ़ेरिस याद आ गई। माजी का नाखुशगवार वाक़या इसकी आंखों में लहरा गया। तेजपाल और मंजीत ने रेखा और शीबा को देख लिया। इससे कभी के तेजपाल बंदूक का रख शीबा की तरफ करता। वो एक लंबी जस लगा के तेजपाल पे सवार हो गया। बदहवासी के आलम में तेजपाल के हाथ से बंदूक गिर गई। शीबा इसके चमड़ी उधेड़ रहा था। रेखा सराह से आगे बढ़ी और मंजीत को रस्सियों से आज़ाद करा के इसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया। बोली, मंजीत मौसी, आप यहाँ से भाग जाओ, मैं सबको बुला के लाती हूँ। इससे पहले कि मंजीत कुछ कहती, रेखा उजलत में दौड़ती हुई वहाँ से चली गई। मंजीत आसपास के मकानात की तरफ बढ़ के दस्तक देने लगी, जबकि रेखा का रुख मस्जिद की तरफ था। वहाँ चारपाइयों बैठे हुए लोगों को इसने दूर से ही पुकारा। सूरत हाल से बाखबर करके वापस दौड़ी। छोटा सा तो गांव था। मिनटों में पूरा गांव जाए वकूफ़ पे पहुंच चुका। शीबा ने तेजपाल को अधमरी हालत में छोड़ दिया और जसपाल की तरफ आ गया। मंजीत हर आने जाने वालों को अपने अगवा और रेखा की जहानत का किस्सा सुना रही थी। हर शख्स रेखा की दिलेरी और हौसले की तारीफ़ कर रहा था। मंजीत ने आगे बढ़ के रेखा को गले लगाया। दूर से आती नंदिनी ने मंजर देख लिया और तमानियत के एहसास से दिल ही दिल में खुश होकर इसने अपनी जिद छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। इसे यकीन हो चला था कि मंजीत को रेखा से अब कोई शिकायत नहीं रही। किसी का भी ध्यान तेजपाल की तरफ नहीं गया, जो चुपके से नीम बेजान हाथों से बंदूक उठा चुका था। इसका निशाना मंजीत थी, मगर नकाहत की वजह से गोली मंजीत के बजाय शीबा के गले में घुस गई। वो खरखराती आवाज़
निकालता ज़मीन पे ढेर हो गया। सरपंच जी ने फ़ौरन अपना बंदूक संभाली और पे दर पे कई फायर तेजपाल पे किए। वो तड़पता हुआ लम्हों में साख्त हो गया। रतन दौड़ती हुई बाप से लिपट के रोने लगी, जबकि बाकी तमाम लोग अश्कबार आंखों से शीबा के आसपास बैठ गए। शीबा मर चुका था, पर अपने बातिन को भी ले डूबा था। तेजपाल नाम की नहुसत हमारे गांव से हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। फिर शीबा को बरसों तक कोई भूल ना पाया। वो याद बन के हमारे सीनों में दफन रहा हमेशा के लिए। नाना जान की कहानी मुकम्मल होते ही सब बच्चे सो चुके थे। उन्होंने नंदिनी के साथ होने वाली ज़्यादती और तेजपाल की बेहया फितरत के नाकाबिले ज़िक्र वाक़यात पोशीदा अल्फाज में पेश किए थे। बच्चे तो समझ नहीं पाए, मगर मैं भाई बहनों में सबसे बड़ा होने की वजह से सब कुछ समझ गया। और इस कहानी में वो तमाम वाक़े मैंने खुले अल्फाज में पेश किए हैं। किसी ख़याल के तहत मैंने नाना जान से दरियाफ़्त किया, आपने ये नहीं बताया शीबा आखिर आया कहाँ से था? बेटा, इस गांव से बहुत दूर फरंगियों की एक छावनी थी। वहाँ के हाकिम मार्क्स फेरिस की बेटी इज़ाबेला फेरिस शीबा को बरतानिया से लाई थी। इज़ाबेला को अपने मंगेतर पीटर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसे मुँह तक नहीं लगाती थी। एक रोज़ पीटर ख़तरनाक अज़ाइम के तहत इज़ाबेला को चुपके से अगवा करके जंगल लेकर चला गया। इससे कबल वो इज़ाबेला का दामन तार तार करता अचानक शीबा ख़तरे की बू सूंघता वहाँ पर आन पहुँचा और पैट्रिक का हशर नशर कर दिया। इस दौरान पैट्रिक ने शीबा को हलाक करने की गर्ज से गोलियाँ भी चलाईं, मगर शीबा की एक भी ना लगी। पैट्रिक दम तोड़ गया। गोलियों की गूंजदार आवाज़ों में हाकिम मार्क के कानों तक पहुंच गई। वो रात से बंदूक उठाए जाए वक़्वा पे पहुंचा और पीटर का हशर देखकर मुश्तइल हो गया। इसने अपनी बेटी की एक ना सुनी और शीबा पे बंदूक तान ली। शीबा घबरा के बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। वो मार्क के अताब से बचकर हमारे गांव तक पहुंच गया, जहां पहली बार इसे रेखा ने देखा। फिर शीबा के मरने के 1 साल बाद सबको इसके मालकान के मुतालिक खबर मिली थी। नाना जान कहानी का उलझा पहलू सुलझा के सोने के लिए लेट गए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।